अक्सर सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स आपने एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट है उनके मुंह से सुना होगा, लेक्चरेट इज टेस्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग। सर अक्सर आप यहाँ पे सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स को जब ट्रेन करते हैं तो पहला चीज़ ये बोलते हैं कि लेक्चरेट इज टेस्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग मोर देन नॉलेज। पहला शब्द आपका यही मुंह से निकलता है कि भैया तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग का ये टेस्ट है, लेक्चरेट। अब इस लेक्चरेट में 4 टॉपिक्स हैं। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए जो कार्ड आ रहा है उसमें से एक टॉपिक में फौज के संबंधित चीज़ें हैं, जैसे बड़ा खाना, जेसीओज में ड्यूटीज ऑफ सूबेदार, एमआई रूम और क्वार्टर गार्ड और पता नहीं क्या क्या और आगे क्या क्या सैनिक सम्मेलन है। अब मैं जीटीओ की मानसिकता जानना चाहता हूँ, मैं क्योंकि आप जीटीओ एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप जीटीओ का मॉड्यूल समझाते हैं सबको, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स आपके सामने आए, एक ने आर्मी के रिलेटेड टॉपिक पे बोला और एक ने आउटसाइड आर्मी का टॉपिक पे, तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं अच्छे मार्क्स पाने? क्या जो आर्मी वाले टॉपिक पे बोल रहा है, आर्मी रिलेटेड फौज रिलेटेड टॉपिक पे, उसको लिमिटेड नॉलेज का टैग आप देंगे, आप लिमिटेड एक्सपोजर का टैग देंगे, आप लिमिटेड वो कहते हैं ना कि जागरूकता नहीं है इस कैंडिडेट, वहीं एक ऐसा कैंडिडेट जो बाहर का टॉपिक बोल रहा है, इंडो पाक रिलेशन पे बोल रहा है, कोई टॉपिक पे बोल रहा है, क्या उसको ज़्यादा नंबर देंगे बजाय इसके? मतलब देयर आर 2 कैंडिडेट्स, आप समझ ही गए सर सवाल। तो एक जीटीओ की मानसिकता जानना चाहता हूँ सर। देखिए एक्चुअल ऐसा है ना कि नंबर से तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो प्रोसेस है वही अलग है, रैंक रेटिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको जी। तो रैंकिंग बनेगी लेक्चरेट के अंदर, आप कहाँ रैंक करते हैं। 10 लोगों का लेक्चरेट सुना है, 10 में आप कहाँ रैंक करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने 2 चीजें इनको कही एक साथ। एक तो मैंने ये जरूर कहा है कि इट इज टेस्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी मोर देन योर नॉलेज जी, क्योंकि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आ रहे हैं तो नॉलेजेबल हैं, इतना तो सिलेक्शन बोर्ड भी मान के चलता है। वो आप देखिए, आप अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा रहे हैं। आपने जब एप्लीकेशन, अगर सर्विस एंट्री की बात कर रहे हैं, एसीसी अगर कोई जा रहा है तो उसने अपना रिटन एग्जामिनेशन पास किया है, तब वो जा रहा है एसएसबी के अंदर। मतलब जो आपसे एक्सपेक्टेशन थी वो आपने फुलफिल की है, पेपर पास किया है आपने। फिर आपका दूसरा जो कैंडिडेट जा रहा है एससीओ एंट्री या पीसीएसएल एंट्री या एएमसी एंट्री, इसमें आप अपने कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रिगेड कमांडर साहब का ले रहे हैं। अगर आप एससीओ एंट्री के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके लिए आगे एक स्टेप और है जो कि डिप कमांडर का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब 3 ऑफिसर्स ने आपको आपकी नॉलेज, क्योंकि वो भी आपसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, रेजिमेंट में आपको तैयार किया जाता है, अपने करंट न्यूज़ के बारे में आप थोड़ा पता करिए, अपनी रेजिमेंटल हिस्ट्री के बारे में पता करिए, आप क्यों लेना चाहते हैं कमीशन, ये थोड़े बहुत जानकारी, जो एक छोटा सा इंटरेक्शन होता है 5-7 मिनट का आपका इंटरव्यू जो चलता है ब्रिगेड कमांडर या जीओसी साहब के पास। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको टेस्ट नहीं किया, रादर उस इंटरव्यू का पर्पज ही यही है कि आपको अगर स्क्रीनिंग से हटाया गया है और आप अगर वहां पर 5 दिन रुकने वाले हैं, डायरेक्ट प्रोसेस में जा रहे हैं, इट मीन्स, और दूसरी कोई टेस्टिंग प्रोसेस नहीं है, आपके पास रिटन टेस्ट नहीं दे रहे आप, तो ये सारी जवाबदारी जो है आपके ब्रिगेड कमांडर साहब और डिप कमांडर साहब के ऊपर आती है कि आपको उस कैंडिडेट की उतनी रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज, लैंग्वेज पर कमांड कैसा है और उसका फिटनेस लेवल क्या है, ये चीजें देख करके ही वो आपको रिकमेंड करने वाली है। पहले क्या होता था, ओवरवेट लोग बहुत ज्यादा वो हो जाते थे, आजकल ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके ब्रिगेड कमांडर साहब ही मना कर देंगे कि नहीं, आपको नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, आप वेट गिरा करके अगली बार आइएगा। तो अब तो खैर फिटनेस पॉलिसी भी अलग हो गई है फौज की, तो कोई ऐसा करेगा ही नहीं, खास करके जब कमीशन के लिए आप जा रहे हैं। तो अब इसके बाद, इतनी टेस्टिंग के बाद आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज तो है, कम से कम जितना फौज को चाहिए था उतनी है, तभी आप एसएसबी में आए हो। लेकिन उस नॉलेज को आप शेयर कैसे करते हैं, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। ठीक बात है।
है ना। अब यहां से सर दो चीजें समझने वाली हैं। इनका जो कार्ड मिलता है सर्विस एंट्री का, जिसमें पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक जनरल टॉपिक होते हैं, जैसे बाहर के या बर्निंग इश्यूज, कवर स्टोरीज जी, कोई एजेंसीज हैं, रीजनल एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलेशन विद अदर कंट्रीज जो है हमारे, उनके ऊपर टॉपिक्स हो सकते हैं। थर्ड टॉपिक जो होता है वो सर्विस एंट्री टॉपिक होता है। फोर्थ टॉपिक सेल्फ रिलेटेड टॉपिक होता है। तो अगर आप ऊपर वाले दो टॉपिक पर बोल रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने ये कहा इट इज टेस्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, मगर साथ साथ मैंने ये भी कहा है इनको कि अगर आपको बुनियादी तौर पर कुछ सुधार करना है कमीशन लेने के लिए, तो यू मस्ट लुक फॉर 5 बेसिक थिंग्स इन योर लाइफ। फर्स्ट इज योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, सेकेंड विद योर IQ लेवल, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड इज जनरल अवेयरनेस, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। कल बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इंडिया पे उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, पहले तो ये पता हो कि भाई वो हो क्यों रहा है ना, वहां ऐसा क्या हुआ। फिर इससे थोड़े दिन पहले श्रीलंका में हुआ था ऐसा ही कुछ, अब बांग्लादेश में हो रहा है। क्या ये उस कंट्री के अंदर खुद ही जो अपने जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, ये कहीं से क्रिएट कराए जा रहे हैं। इंडिया में इसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए, आप असम पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, असम बॉर्डर बिल्कुल पैक हो चुका है, BSF डिप्लॉयड है, तो भारत में भी कहीं ना कहीं इसकी समस्या आने वाली है। तो हमारी जो कैबिनेट है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा क्या होने लग गया है? अगर आप ये सब चीजें नहीं पता करके जाओगे, ओलंपिक्स 2024 ना, क्या हुआ क्या था, अब 95% कैंडिडेट्स, उनको आप पूछिए या टॉपिक दीजिए ओलंपिक 2024, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही बताने के लिए है कि भारत ने 3 कांस्य पदक जीत लिए, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। किसमें जीते ये नहीं पता। और उससे पहले ओलंपिक 2024 का मैस्कट क्या है नहीं पता, ठीक है, क्यों बनाया गया वो मैस्कट नहीं पता, मोटो क्या था 2024 ओलंपिक्स का नहीं पता। अब ये जानकारी का विषय है, ये तो आपको खुद अवेयर होना चाहिए था, ये आपको पढ़ लेना चाहिए था, मिल जाता है आजकल सब कुछ, उस पर आपने काम नहीं किया। ठीक, तो वो जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप शुरू के 2 टॉपिक पर बोल रहे हैं तो जायज बात है कि आप थोड़ा बेहतर अवेयर कैंडिडेट दिख रहे हैं, मगर फिर बात वही आती है कि एक तो देखिए आपने अवेयरनेस तो दिखा दी, मगर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी फिर खड़ी हो गई। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको लगता है कि पहले 2 टॉपिक से ज्यादा बेहतर आप तीसरे टॉपिक पर बोल सकते हैं, आर्म फोर्सेस रिलेटेड टॉपिक पर आप ज्यादा बेहतर और खुले अंदाज में लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे, तो वो टॉपिक बेहतर होगा। यानी कि इट इज ऑल अबाउट जजमेंट, उस टॉपिक्स का जजमेंट करना, जजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये सोचे कि नहीं इसके नंबर होते हैं, पहले वाले पे बोलो दूसरे वाले पे बोलो तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। आपने पता चला कि एक बर्निंग इशू चुन लिया और उसके बाद बोल नहीं पाए, अटक अटक के बोल रहे हो, आपकी फ्लुएंसी खराब है, आप ऑर्गेनाइज नहीं दिखे उसमें, आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, तो फिर आपके पास कंटेंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे अपने कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो फिर आपने टॉपिक अच्छा चुन भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, फिर वो थर्ड वाले की जो वैल्यू है वो ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि उस पर आप बेहतर बोल सकते थे। अब आप पहले वो टॉपिक देखिए जिस पे आप बोल सकें, जिस पे आप ज्यादा खुले मन से बोल सकें, आपके पास कंटेंट अच्छा हो। 2.5 मिनट है, आप अपने लेक्चरेट को फ्रेम कर लीजिए। अगर 2.5 मिनट में 3 मिनट बोलने वाली बातें आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है उस पर भी सवाल उठता है कि आप यार 2.5 मिनट में वो नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए जिसमें सिर्फ 3 मिनट बोलना था। मतलब आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए लगभग उतना ही टाइम मिला था जितना टाइम आपको बोलना था। और 3 मिनट कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। अगर आपके पास, इफ यू आर अ गुड स्पीकर, अगर आपके पास 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट को आप सहजता से अगर रखेंगे और खुल के बात करेंगे तो आप 3 मिनट आराम से खड़े होकर के बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब अब ये फंडा सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स आई होप क्लियर हो
कि इट इज़ ऑल अबाउट जजमेंट ऑफ द टॉपिक को पहले जज करें, वो टॉपिक चुनें जिस पे आप बोल पाएँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आने वाले समय में SSB इंटरव्यूज़ फेस करने हैं तो प्लीज़ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप जोड़ें, ऐप डाउनलोड करें और सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ें। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको मौका दे रही है SSB इंटरव्यूज़ की तैयारी करने का ऑनलाइन, यानी कि जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, आप फील्ड एरिया में, आप पीस एरिया में, आपको कुछ नहीं करना है। एंड्रॉयड यूज़र हैं, iOS यूज़र हैं या खुद लैपटॉप है आपके पास, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, SSB इंटरव्यूज़ पे जाइए, रजिस्टर करिए और SSB इंटरव्यूज़ पे जाइए। आपको सर की फ़ोटो एंड कर्नल पंकज सर की फ़ोटो मिलेगी। वहाँ पे आप पहले डेमो वीडियोज़ देखिए, आप देखिए कैसे कैसे वीडियोज़ हमने बनाई है, क्या क्या टॉपिक्स पे हमने बात की है, और फिर अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़िए। कम्युनिटी यानी कि वो सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स जो खुद फौज में अफसर बनना चाहते हैं, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप ले लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, SSB इंटरव्यूज की वीडियो देखनी है, अगर पसंद आए तो ऐप खरीदिए। इस ऐप से आपको प्रतिदिन 1 घंटे की तैयारी मिलेगी कैप्टन SK सर के द्वारा, रात में 8 बजे से 9 बजे तक। जी, रात में 8 बजे से 9 बजे तक जनरली एक फ्री टाइम होता है, एक ऐसा समय होता है जहां आप अपने ऊपर होमवर्क कर सकते हैं। सर स्वयं ये बैच लेते हैं और इस बैच की अच्छाई ये है कि इसका जो टेन्योर है वो 1 साल का है। जी, 6 महीने तक आपको क्लासेस मिलते रहेंगे और अगले 6 महीने वीडियोस आप कभी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात, कभी भी ऑनलाइन से ऑफलाइन आ सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सेंटर पे आप इलाहाबाद में आ सकते हैं और ये जो ऑनलाइन की फीस है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो एस्पिरेंट्स, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पहला स्टेप लें, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया लेक्चरेट के बारे में बता दिया। थैंक यू। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।